अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम सलाम मैम। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो फिर हम कुछ रिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो पूछ लें, कुछ शेयर करना है तो कर लीजिए। मैम मैंने आपसे पूछना था कि जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो आपकी यूट्यूब की वीडियो से ही हम करें या फिर बुक से करें? दोनों दोनों तरफ से कर सकते हो आप, बुक से भी कर सकते हो और उन थ्योरी में भी काफ़ी कुछ मौजूद है। वो जो वीडियोस हैं उनमें बहुत कुछ मौजूद है। ओके मैम। अच्छा, आपने कोई और कुछ डिस्कस करना है कोई किसी हवाले से बात, तो हम थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैम मैंने आपसे पूछना था कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसमें हाइपोथेसिस एच नोट कैसे लेते होते हैं? मींस हम अपनी तरफ से कि μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा तो वो एच नोट। आप ना कोई क्वेश्चन चेक कराना जिसमें आपको डाउट हो रहा है, फिर हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से निकालना है। मैम वो मैंने ना रेंडमली जैसे कोई भी आप जैसे करवाती ना डाटा डालती हैं तो फिर उसके सामने मैंने भी ऐसे ही कोई रैंडम पिक कर लिया तो मुझे ना उसके एच नोट की समझ नहीं आती कि किस तरह करना है। नहीं तो ना, वो मैंने कहा था मैं रैंडम ही डालें। अगर बस क्या, मैं बुक खोलती हूँ एक ना, उसमें कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप उसमें बताएं कि आप क्या सोचेंगी और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से हमने चीज़ को सेलेक्ट करना है, किसको देखते हुए ओके हमने मैम। हाइपोथेसिस देना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल शेख मोहम्मद चौधरी में से देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये तो नहीं हो सकेंगे, अगला देखते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन के एक का स्केयर, चलिए का स्केयर की देख लेते हैं। का स्केयर में हमने एक ही किया है, कौन सा किया है का स्केयर में बताएं। का स्केयर में हमने किया है कि टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट, या टू, हाँ, टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, इस तरह का ही होगा। लगवाया था मैम अपने। हाँ, इसकी स्टेटमेंट जो है इसमें हमेशा आपके पास बाइवेरिएट टेबल होगा। ठीक है, चलिए पहले हम बाइवेरिएट यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस हमने ना असल में देखा जाए तो तीन तरह के हाइपोथेसिस किए हैं। एक को हमने ये स्टेटमेंट में लिखा, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स और क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा हमने मीन्स पे बेस करके किया, और तीसरा हमने अल्फा बीटा पे बेस करके किया। जो हमने स्टेटमेंट ली है इसमें द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी, और बाकी सब में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। चाहे वो मीन की टेस्टिंग है या वो अल्फा बीटा की टेस्टिंग है, उसमें जो टेस्ट यूज होगा वो टी टेस्ट ही यूज होगा। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी में जो का स्क्वायर है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे है कि आपके पास जो टेबल गिवन होगा वो हमेशा कॉन्टिंजेंसी टेबल होगा। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी टेबल यानी बाइवेरिएट टेबल, यानी आपको बॉक्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको डेटा जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने अभी मैं खोलने लगी हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो कोर्स में शामिल किया है वो सिर्फ बाइवेरिएट के लिए। ये जो आपका टॉपिक है, ये देखें अभी दूसरा, ये इंडिपेंडेंस नजर आ रहा है। इंडिपेंडेंस यानी कि दोनों एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एक्चुअली, एक होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी कि क्वांटिटेटिव टाइप के। जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ है उनके लिए जो हम लेटर असाइन करते हैं वो नॉर्मली एक्स वाई जी लेते हैं। ठीक है, ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स हैं इसमें अगर ये मेजरेबल है, क्वांटिटेटिव हैं, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, क्वांटिटेटिव हैं, तो इनको हम वेरिएबल्स कहेंगे। लेकिन यही एक्स वाई जी अगर क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव हैं,
जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जज किया जा सकता है। तो अब ये वेरिएबल नहीं रहेंगे, इनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी। हॉबीज, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ जज करके कैटेगरीज बना सकते हैं। हेयर कलर, कैटेगरीज बन सकती हैं। इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, इस पर भी कैटेगरीज बन सकती हैं। कोई मेजर थोड़ी करें हम के मेजरिंग टेप ली और कोई वेइंग स्केल लिया या कोई टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर जैसी कोई चीज़ ली और आपने आईक्यू लेवल को मेजर करना शुरू कर दिया। नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसे। ये कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, फेयर और डार्क या लाइट ब्राउन, इस तरह से कुछ भी आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आई कलर या फिर और भी इस तरह से जो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज भी कि आपको क्या चॉइस है, आपकी साइंसेज है, आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, बिजनेस है, तो ये भी कैटेगरीज है। ठीक है, ये देखें, इसमें कैटेगरीज है, ये एग्जांपल हमने की थी। इस तरह का जो टेबल होगा जिसमें एक तरफ एक कैटेगरीज की डिफरेंट ऑप्शंस दी जाएंगी और दूसरी तरफ रो में जो है वो दूसरी कैटेगरीज की ऑप्शंस दी जाएंगी, और इन दोनों कैटेगरीज को हम आपस में कहेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगरीज। तो ये आपका हाइपोथेसिस होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे इसके टेबल के नीचे भी स्टेटमेंट में नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका हाइपोथेसिस हमेशा ऐसे ही होगा। और इसके इनवर्स में क्या लिखेंगे, द टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर नॉट इंडिपेंडेंट, या दे आर एसोसिएटेड, या देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से आप इसका हाइपोथेसिस लिखेंगे। इसकी डेटा एंट्री मैंने आपको कैसे बताई थी, इसकी डेटा एंट्री मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आपने बताया था कि एक मैम रो कॉलम एक कॉलम होगा और और डेटा होगा। बिल्कुल सही, रो पहली कॉलम रो, और पहला कॉलम डेटा, बिल्कुल सही। चलो, डेटा। पहली कॉलम डेटा, हाँ, और यानी फिर डेटा को ये हम लोग जैसे वेट जैसे करेंगे। हमने 62 लिया, 62 लेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 121 है यस मैम, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, रो सेकंड कॉलम। हाँ, इसी तरह 17 है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, आपने First हर row, वैल्यू, हाँ, उसकी लोकेशन को रोज कॉलम में और डेटा को ले लेना है। ये डेटा एंट्री होगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो बता सकता है? मैम हमने उसको अल्फा को इज इक्वल टू 0.05 लेना है और नहीं उसमें नहीं हम नहीं एनालिसिस में नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं। यस अच्छा अच्छा, ठीक है, सेकंड स्टेप अल्फा 0.05, ठीक है। सेकंड स्टेप और अल्फा क्या, थर्ड क्या होगा, टी टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी यूज्ड जी इज मैम। काय स्क्वायर। कंप्यूटेशन में आ गए, आपने डेटा एंट्री कर ली। डेटा एंट्री के बाद में एक्चुअली सबसे पूछी पहले थी कि डेटा, सेकंड स्टेप क्या होगा। मैम वेट केसेस डेटा का करना है। हाँ, डेटा को वेट करेंगे। बिल्कुल सही, डेटा को वेट केसेस करना है। ठीक है, डेटा में जाना है, वेट केसेस लेना है और वेट केसेस में डेटा को ही वेट केस कर देना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करें, हाँ, एनालाइज में जाएंगे। एनालिसिस हम एनालाइज में रोज रखेंगे, कॉलम में नहीं, एनालाइज के बाद क्या करेंगे, नहीं, एनालाइज के बाद क्या करेंगे, कंपेयर मींस नहीं, कंपेयर मीन्स नहीं, नहीं, कंपेयर मीन्स नहीं है। मैम क्रॉस टैब्स, वो डिस्क्रिप्टिव में जाके क्रॉस टैब्स पे हाँ, जाएंगे। क्रॉस टैब्स डिस्क्रिप्टिव में जाके, ये डिस्क्रिप्टिव्स हैं और डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर फ्रिक्वेंसीज के साथ नीचे आते जाएं तो ये क्रॉस टैब्स हैं। जो ही क्रॉस टैब्स में आप क्लिक करेंगे, जो विंडो ओपन होगी, रो में रो डाल देंगे, कॉलम में कॉलम डाल देंगे और स्टैटिस्टिक्स में आप इंश्योर करेंगे कि काय स्क्वायर जो है वो क्लिक हुआ हो। क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके आपने इसको फिर ओके कर देना है। क्योंकि मैंने रोज कॉलम सेलेक्ट नहीं की, मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको रन नहीं कर सकते। जो ही हम ओके करेंगे आपको रिजल्ट्स में देंगे। आपने दो रिजल्ट्स पिक करने हैं। कौन कौन से दो रिजल्ट्स पिक करने हैं, एक आपने काय स्क्वायर का आंसर पिक करना है और हाँ, काय स्क्वायर और पी, ठीक है। और उसके बाद हम कंप्यूटेशन से काम खत्म हो गया, हम कंप्यूटेशन के जो 4 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गए। हम बाहर आएंगे कंप्यूटेशन से और 5th स्टेप लिखेंगे, आउटपुट कंक्लूजन, डिसीजन रूल। नहीं नहीं, डिसीजन रूल, वो आउटपुट जो है ना वो कंप्यूटेशन का ही 4th पार्ट है। ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया, टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद कंप्यूटेशन, जिसके अंदर हम एसपीएसएस में गए और जब हम एसपीएसएस से बाहर आएंगे तो हमने चार उसके जो पी वैल्यू है वो लिख चुके होंगे कंप्यूटेशन के अंदर ही। बाहर निकलने के बाद हमने जो 4th स्टेप लिखा, वो सॉरी 5th स्टेप लिखा, वो डिसीजन रूल लिखा। डिसीजन रूल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिजेक्ट एज नॉट इफ पी इज लेस देन अल्फा। बिल्कुल सही। ठीक है, हमने जब ये लिख लिया फिर क्या करेंगे, मैम उसके बाद कंक्लूजन के स्टेप पे आएंगे।
और देखेंगे कि अगर वो लेस होगा तो फिर हमारी इक्वेशन ठीक होगी, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम एच ए वाली इक्वेशन लिख देंगे, जो लाइन होगी वो लिख देंगे। अच्छा देखें, अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये है पी वैल्यू है 0.04004 फॉर एग्जांपल, ये आपका पी वैल्यू का आंसर होगा, तो क्या करेंगे? मैम ये p लेस देन अल्फा है, नहीं रिजेक्ट एच नॉट करेंगे मैम, हाँ जी, रिजेक्ट करेंगे एच नॉट। बिल्कुल सही, दोनों ने सही कहा। 0.004 इज लेस देन 0.05, लेस देन अल्फा है, therefore we reject h naught। अच्छा चलो, रिजेक्ट हो गया। यस मैम। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? सिंस टू कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट। सिंस नहीं लिखेंगे, सिंस अल्फा p is less than alpha, therefore two categories are इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। बेटा आपकी जो है ना इंडिपेंडेंट वाला रिजेक्ट हो गया एच नॉट, वो हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी एच नॉट में हमने लिखा हुआ है जब, डिपेंडेंट हुई मैम। हाँ हाँ ये बात कह रही हूँ आपसे कि आपने जब एच नॉट रिजेक्ट कर दिया जिसमें लिखा हुआ था देयर इज नो एसोसिएशन, द टू क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट, वो तो रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट हो गया तो H1 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और H1 में लिखा हुआ है देयर इज एसोसिएशन बिटवीन टू क्राइटेरिया, तो हम लिखेंगे कि सिंस P लेस देन अल्फा therefore we reject H naught and conclude that there is association between two criteria of classification। ठीक है, डन हो गया, समझ आ गई सबको? यस मैम। ओके अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फर्स्ट। अब हम करते हैं दूसरा टेस्टिंग जिसमें मीन्स की टेस्टिंग है। अभी एक बच्ची जो कह रही थी मैंने बुक खोली थी, मैं दोबारा बुक की तरफ आती हूँ और उसमें हम मीन्स की टेस्टिंग का जो है वो टॉपिक निकाल लेते हैं। अभी हम एक आइस्केयर था ना, मेरे ख्याल मीन्स का चैप्टर जो है वो इससे पीछे, चलो थोड़ा सा आगे देख लेती हूँ पहले। मैम वो सिंगल मीन जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू दी होगी और साथ में कुछ डाटा दिया होगा। हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, सिंगल मीन, टू मीन, वो ये 18 में यही आ गया ना, ठीक है ये आ गया 10, इसके बाद नहीं, ये तो 70, ये कौन सा है, ये टी की टेस्टिंग आ गई ना, थोड़ा सा पीछे जाती है, थोड़ा सा और पीछे, चले ये सामने आ गई क्वेश्चन 18.1 एग्जाम्पल। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, सारा डेटा दिया हुआ है आपको, डेटा ना ऐसे कॉमास के साथ वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है 10 12 15 जितनी भी वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं। अभी कितनी वैल्यूज हैं? द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बेल बेरिंग्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ बैच हियर। ठीक, इसमें टेस्टिंग नहीं कहा हुआ, इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा हुआ है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को टेस्टिंग का बना देती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ बेल बेरिंग इज 25। ठीक है, मैंने खुद से कह दिया इज 25। फिर दोबारा सुनिए, मैंने यहाँ का लिखा, कैलकुलेट की जगह लिखा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ बेल बेरिंग्स इज 25। 25 के साथ मैं लिख देती हूँ, मेरे ख्याल ग्राम्स में लिखा हुआ है क्या, हाँ ये लिखा हुआ है ग्राम्स, इन ग्राम्स, तो फिर मुझे भी लिखना होगा 25 ग्राम्स, और बस यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपने इसको करना कैसे है, ठीक है, आपने सबसे पहले फाइल ओपन की, ठीक है, न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, कौन सी, डेटा फाइल ओपन करते हैं न्यू, ठीक है, डेटा फाइल ओपन हो गई, इसमें हम एक ही वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसको रखेंगे उसका नाम x, ठीक है, आसानी के लिए हम x लिख लेते हैं, लेकिन इसकी जो मायर में वेरिएबल में लिख देती हूँ, ये क्या है, वेट था ना, मास ऑफ बेल बेरिंग, क्या था, मास ही था ना, ऑफ बेल बेरिंग इन ग्राम्स, ठीक है जी, ग्राम्स, चले ग्राम्स को सिर्फ जी लिखते हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाके स्केल में क्या कर देंगे, मेजर को स्केल कर देंगे, डन हो गया, ठीक है। अब हम डेटा व्यू में आएंगे और x की वैल्यूज यहाँ पर वो वाली एंटर करेंगे जो कि हमारी कहाँ पर एंटर हुई थी, उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। ओहो मिनिमाइज कर दिया, बुक पे से नजर आ रही हैं,
थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ ताकि सबको भी नजर आ जाए। चलिए, नजर आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके ना नीचे से कोई और फाइल भी नजर आ रही है। चलिए, अब मुझे जरा यहाँ से वैल्यूज लिखवाएं। चलिए जी, बोलें क्या वैल्यूज हैं? पढ़ी आ रही है आपसे? 21.4, 23.1, 25.9, 24.7, 23.4, 24.5, 25.0, 22.5, 26.9, 26.4, 25.8, 23.2, 26.4, 26.4, ठीक है। 25.8, 23.2, 21.9, 21.9। ठीक है, 13 वैल्यूज हो गई। अब हमने पहला स्टेप क्या लिखना है? पहले तो हमने हाइपोथेसिस लिखना है एच नॉट इज इक्वल टू 25, ठीक है। और H1 क्या लिखेंगे? म्यू इज इक्वल टू H1, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। पहला स्टेप हमने लिखा। अच्छा, 2 बच्चे आए हैं क्लास में, मैं उनको पहले एंट्री कर लूँ। कहाँ चले गए? दो बच्चे मुझे नजर नहीं आ रहे लेकिन आए हैं क्लास में। ये रहे, चलिए, मायदा है और आयशा वजाहत। ओके, अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एच नॉट। हाँ जी, म्यू को मैं यू लिखती हूँ, म्यू इज इक्वल टू 25, ठीक है। अगर आप ग्राम्स भी लिखते होगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद H1, ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है। H1 और कोलन के बाद हम लिखेंगे U is equal to 25. हाँ, H1 U इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल के लिए मैं ये साइन डाल दी हूँ, इज 25 ग्राम्स। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप हमारा अल्फा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप क्या होगा? लिखेंगे हम इसमें टेस्ट, हाँ, पूरा अगर लिखना है तो आप लिखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड इज टी टेस्ट, ठीक है। मैं अभी सिर्फ टी टेस्ट लिख रही हूँ, पूरी स्टेटमेंट अदरवाइज आपको लिखनी है। अच्छा, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में अब हमारे पास आ जाएंगे स्टेप्स किसके? SPSS के, ठीक है। इसी के अंदर मैं थोड़ा टैप करके लिखती हूँ स्टेप 1 कैपिटल में लिख रही हूँ, ठीक है। स्टेप 1 ऐसे। स्टेप 1 हमारा क्या है? वो SPSS का ओपन SPSS file and define a variable। कौन सा वेरिएबल? X, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड एंटर डेटा, सारा एक में लिख दिया हमने, एंटर, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं काम था इसमें, सीधा सीधा था, एंटर डेटा। ये काम हमारा हो गया कंप्यूटेशन का स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे भी कर देते हैं, पता नहीं आगे जाता है। ओके, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे हम? स्टेप नंबर 2, ठीक है। कैपिटल में लिखते हैं स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे इसमें? स्टेप नंबर 2 में एनालाइज, मैम एनालाइज पे जाके हाँ, कंपेयर मींस में जाएंगे। हाँ जी, एनालाइज। एनालाइज के बाद मैं ऐसे एरो उठा देती हूँ। एनालाइज में जाके किस में जाना है? कंपेयर मींस में। अच्छा, उसके कंपेयर बाद मींस वन में, सैंपल टी टेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सिर्फ एक्स एंटर किया है इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें? मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाती हूँ, तो चलिए 1 सैंपल से नीचे आ गया, फिर 1 सैंपल
पूरा लिखेंगे टी टेस्ट। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? मैम टेस्ट वैल्यू में x रखेंगे। हाँ पहले सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वेरिएबल x। वेरिएबल को मैं डॉट डाल देती हूँ। वेरिएबल कौन सा सेलेक्ट किया हमने? x। अच्छा उसके बाद अगला स्टेप है टेस्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही लिखूंगी मैं, टेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू कितनी थी? 25। ठीक है, ग्राम्स नहीं लिख रहा, सिंपल 25 लिखना है। और बस इसके बाद आपने क्या करना है? इसको ओके कर ओके देना है। कर देना। ठीक है, ओके कर देना है। ठीक, जब हम इसको यहाँ से ओके करेंगे तो फिर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमें कौन सा स्टेप लिखना है? स्टेप नंबर 3 में आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट। हाँ जी, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ना सबको, जितना प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, वो अब देखें ना स्टेप जरा क्लियर हो रहे हैं ना कि किस तरह देख लिखेंगे। अच्छा अब हम इसमें लिखेंगे स्टेप नंबर 3। ठीक है, आउटपुट है आपकी। आउटपुट क्या है? आउटपुट आपकी दो चीजें हैं, एक तो है टी टी का और आंसर। पी वैल्यू। हाँ, टी का आंसर क्या है वो हम देखते हैं, अभी रन कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर लिख लेते हैं कि पी का आंसर क्या है। स्मॉल पी होना चाहिए ये। ठीक है, अगर पूरा लिखना है तो आप पी वैल्यू लिख लो, पी स्लैश वैल्यू, और सिंपल पी भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम रन करते हैं इसी को। अब इसको पहले मैं डेटा को यहाँ से, दूसरी विंडो हमें चाहिए नहीं इसलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और बड़ा कर लिया। उसके बाद हम ये करते हैं कि एनालाइज में जाते हैं। ठीक, एनालाइज में गए और कंपेयर मीन्स में गए और वन सैम्पल टी टेस्ट में गए। ये विंडो खुल गई है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको मैं साइड पे ले जाती हूँ ताकि यहाँ से पढ़ना आसान हो जाए। इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके वेरिएबल को इधर ले आए, टेस्ट वैल्यू में हमने डाल दिया यहाँ पर 25 और इसको ओके कर दिया। बाय डिफॉल्ट हमें पता है अल्फा 0.05 है, इसको चेंज नहीं करने की जरूरत है, तो हम इसे यहीं से ओके कर दिया। अब ओके किया तो अब आप देखें कि आपके आउटपुट में जो रिजल्ट मिल रहा है उसमें जो पी वैल्यू है वो टी का आंसर है -0.024 और पी वैल्यू कितनी है? 0.981। ठीक है, 0.981। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सेप्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। 981 इज टू बिग। ठीक, अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। टी का आंसर कितना था दोबारा जरा देखें। -0.024। यहाँ -0.024 और इसी तरह से हम पी का आंसर लिखते हैं यहाँ पर 0.981। ठीक है, यस मैम। हाँ। अच्छा यहाँ पर हमारा स्टेप ये कंप्लीट हो गया। अब कौन सा स्टेप लिखने की जरूरत है? कंप्यूटेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब कौन सा स्टेप आएगा? स्टेप नंबर 5। डिसीजन रूल। हाँ जी, ठीक है, इसको हेडिंग लिख लेते हैं, DECISION, डिसीजन पूरा लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपने पेपर को करना है ना, इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ। आगे पूरी स्टेटमेंट उसी तरह से लिखनी है। रिजेक्ट H0 if P less than alpha। हाँ, स्मॉल p को स्मॉल p लेस देन अल्फा। ठीक है, और उसके बाद आपने कौन सा स्टेप लिखना है? स्टेप नंबर 6, कंक्लूजन। कंक्लूजन। बिल्कुल ठीक, ठीक है, 6 में कंक्लूजन। अच्छा कंक्लूजन में क्या आएगा जी बताइए? सेंस We do not reject H0। हाँ, सेंस आर p value is नहीं लिखा जा रहा। ओहो, मैं कहाँ लिख रही थी? चलिए दोबारा लिखती हूँ। सेंस p, मैं वर्ड्स में लिखती हूँ, आपने लिखना है नॉट लेस देन, इज नॉट लेस
then alpha, therefore full stop भी डालना पड़ते हैं और की कैपिटल होना चाहिए। therefore we do not reject, ठीक है ना, रिजेक्ट नहीं करेंगे हम इसको। H नॉट एंड कंक्लूड क्या लिखेंगे, मीन ऑफ बेल बेरिंग, क्या लिखेंगे जल्दी से बताएं, इज इक्वल टू 25 ग्राम। इज, जब इक्वल टू लिखेंगे इज 25 ग्राम्स, ठीक है। और बस ये हमारा कंक्लूजन कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। 3 चीजें लिखते हैं, पी की कंपैरिजन लिखते हैं, फिर रिजेक्ट की बात करते हैं और फिर कंक्लूजन लिखते हैं कि कंक्लूड क्या किया। ये सारे 6 स्टेप्स किसके थे, सिंगल मीन के। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें 2 सैंपल्स दिए हुए हों और आपको डाउट हो जाए कि किस तरह से उसको मीन्स का कंपैरिजन करना है या क्या करना है। चलिए बुक पूरी खोल लेते हैं और पहले मैं ये सारी क्लियर कर दूं आपकी स्क्रीन को, ओके, और साइज थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें इससे आगे वो 2 सैंपल्स का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे थोड़ा सा चलते जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन 18.4 है ना, ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, इन अ सैंपल सर्वे 6 एस्टिमेट्स वर मेड ऑफ द सेम मीन। When the population mean became unknown, the following errors are computed. -35, ये सारा आपका डेटा है। Are these errors consistent with the hypothesis that the population errors has a zero mean? ठीक है, क्लियर हो गया। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन ऑफ एरर, यानी कि पॉपुलेशन मीन जो है, एरर्स की बात हो रही है कि वो कितना है, 0, तो म्यू इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्लियर हो गया। यहाँ से पॉपुलेशन ऑफ एरर्स हैज 0 मीन, इसकी वजह से आपने लिखा म्यू इज इक्वल टू 0। H1 ये लिख दिया, अल्फा 0.05 ऐसे लिखा। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने लिखना है टू यूज इज टी टेस्ट, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है इज टी टेस्ट, ठीक है। और फिर आपने पूरे स्टेप्स करके जो भी हमने किए हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो इनका भी आया है 0.29 आया, आपका भी यही आएगा 0.29, ठीक है। और आपने इसी तरह लिखना है सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी, इन्होंने टी के साथ जिक्र किया, आपने पी के साथ जिक्र करना है, ठीक है। पी लाइज इन क्रिटिकल रीजन और नॉट, जो भी आपका होगा। और आपने जैसे इसमें लिखा हुआ है वी डू नॉट रिजेक्ट, आपका भी डू नॉट रिजेक्ट ही होगा, ठीक है। और आपने इसी तरह से कहना है कि उसके बाद द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द, ये स्टेटमेंट में से पूरा सेंटेंस निकाल लेना है, ठीक है। जी बेटे। मैम ये क्वेश्चन सिंगल मीन का है? हाँ, सिंगल की मीन का, जो भी हमने क्वेश्चन किया है ना उसी की तरह का है, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो गया। देखिए अगला टॉपिक ही शुरू हो रहा है यहाँ से 2 मीन्स का। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 2 मीन्स के। तो मैंने वैसे आपको कहा कि ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने एक स्पेसिस पे रन किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं 2 मीन्स का। ये देखिए इसका टॉपिक तो ये आ गया, लेकिन एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले। एग्जाम्पल ये आ गए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। Given the following samples from 2 normally distributed population with the identical standard deviation but the unknown test. सैंपल 1 दिया हुआ है आपको और एक आपको सैंपल 2 दिया हुआ है। सैंपल 1 की लंबी सी लाइन है, ज़्यादा वैल्यूज है, सैंपल 2 की थोड़ी वैल्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। याद रखिए पेयर्ड में हमेशा इक्वल होंगी और ये डिपेंडेंट पे, क्यों? क्योंकि जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी आपने पहले भी मेजरमेंट लेनी है और उनकी मेजरमेंट कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद भी लेनी है, तो अब उतने ही होने चाहिए ना, ठीक है। उसमें आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज दोनों सैंपल में एग्जैक्टली बराबर होंगी, जबकि इंडिपेंडेंट में इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको हाइपोथेसिस क्या दिया, μ1 - μ2 <3। अब मैंने आपको <3 वाला या ग्रेटर देन 3 वाला या कोई स्पेसिफाइड वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं कराया हुआ,
इसलिए मैं आपको पेपर में दूंगी भी नहीं, मैं आपको हमेशा ये दूंगी बोथ सैंपल्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, अगर हम इसको 0 के लिए करना भी चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 है, ठीक। और अब आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा, चले इसी को क्वेश्चन को यहाँ से देखते हैं। हाइपोथेसिस मैंने क्या कहा, 0 होगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ आपके सामने और इसको यहाँ रख दिया। अब आपने x में इसी डेटा में हम चेंज करते हैं और क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अब मुझे बताएं डेटा एंट्री कैसे होगी, कोई बता सकता है? डेटा हमारे सामने है मैम, जो हमारा फर्स्ट सैंपल है उसका हम जब लिखेंगे सारा डाटा लिखेंगे तो हम सैंपल 1 और सैंपल 2 का डाटा एक ही रो में, एक ही कॉलम में, लेकिन जो हमारी दूसरी कॉलम होगी ना उसमें हम लोग लिखेंगे 1, मतलब 1 होगा हमारा फर्स्ट सैंपल के लिए और 2 होगा हमारा सेकंड सैंपल के लिए। और इसमें हम लिखेंगे, चलो हम इसको 2 वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, एक्स को और ग्रुप को। ठीक है, ये ग्रुप को कर लो या कोड को कर लो। कोड और डाटा नहीं किया था? हाँ ये और डाटा वो भी ठीक है। चलो इस तरह लिखते हैं, पहला वाला डेटा लिख लेते हैं और दूसरे वाले को और फिर कोड। ठीक है, कोड लिख लेते हैं। ठीक, अब हम डेटा व्यू में जाएंगे और डेटा एंटर करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 51, 42, 49, 55, 46 और 63, 56, 58, 47, 39, 47। इन सब के अगेंस्ट हमें क्या लिखना है, 1। और फिर यहाँ पे नीचे अब 2 लिख लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कितनी वैल्यूज है। 47 के बाद क्या लिखेंगे, 38, साथ ही अगला शुरू हो जाएगा। 38, 49, 45, 29, 31 एंड 35। और इस 35 के सामने भी मैंने लिख दिया 2। अब हम इसका हाइपोथेसिस कैसे आएगा, μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, और h1 क्या आएगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। अल्फा आ जाएगा, उसी तरह टेस्ट स्टैटिस्टिक टी टेस्ट आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन का। कंप्यूटेशन में हम क्या करेंगे, कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, इसको क्लिक किया और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में डेटा में हमने टेस्ट वेरिएबल टू टेस्ट डेटा में डाल दिया और कोड को हमने किस में डालना है, ग्रुपिंग वेरिएबल में। और दोनों क्वेश्चन मार्क्स के लिए हमने ग्रुपिंग वेरिएबल को डिफाइन करना है, 1 फॉर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के लिए हमने 2 लिख दिया। यहाँ से कंटिन्यू किया, वापस आके ओके कर दिया और आपको यहाँ से जो 2 रिजल्ट्स मिलेंगे आउटपुट में वो कौन कौन से मिलेंगे जी, ये देखिए 3 पॉइंट नजर आ रहा है, 3.309। ठीक है, ये का आंसर है आपका। और पी वैल्यू इसके सामने क्या है, 0.005। ठीक है, विच इज लेस देन अल्फा। जब लेस देन अल्फा है इसका मतलब हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। और H0 में क्या लिखा हुआ है, बोथ मीन्स आर इक्वल। और हम कंक्लूड क्या करेंगे, बोथ मीन्स आर नॉट इक्वल। यानी सैंपल 1 इज नॉट, द मीन ऑफ सैंपल 1 इज नॉट इक्वल टू द मीन ऑफ द सैंपल 2। ठीक है, हमारे पास सैंपल्स ही थे ना, ये देखिए सैंपल 1 था और सैंपल 2 था। हम लिखेंगे सैंपल 1 मीन इज नॉट इक्वल टू द मीन ऑफ द सैंपल 2। अभी हम इसका जो है रिजल्ट उसको भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने 3 से कंपेयर किया ना, इसलिए इनका रिजल्ट हमारे से मैच नहीं हो सकता। ठीक है, और इन्होंने भी 12 रिजेक्ट ही किया है। ठीक है, लेकिन उनका हाइपोथेसिस ही डिफरेंट था और हमने भी H1 को एक्सेप्ट किया, इन्होंने भी H1 को एक्सेप्ट किया है। अब देखें इसमें मजीद आपको कुछ बात पूछनी, ऑफ टाइप और अबेरेंट। अगला जो क्वेश्चन है 18.6 बिल्कुल इसी तरह से ही है। ठीक है, कुछ पूछना है आपने तो पूछ लीजिए। ये देखें इसकी एग्जांपल आपके सामने हुई है, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। और ये देखो इसी तरह से आपने अपना हाइपोथेसिस लिखना है। नजर आ रहा है सबको ये? ये आपका हाइपोथेसिस यस मैम, इस तरह लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपने अल्फा 0.05 लिखना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखना है, हाँ बताएं जी क्या लिखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, ऐसे पूरा सेंटेंस डाल के और इसके साथ बस इसके साथ लिखना है टेस्ट स्टैटिस्टिक इज टी टेस्ट। ठीक है, इतना सा लिख देंगे। और उसके बाद फिर आपने 4 स्टेप में कंप्यूटेशन जानी है। कंप्यूटेशन में वो सारे स्टेप्स जो आपके SPSS में होते हैं
कंपेयर मीन्स में जाके वो सारे करने हैं। और फिर उसके बाद आपने 4th स्टेप जो है करने के बाद 5th स्टेप में क्रिटिकल रीजन नहीं लिखना, आपने डिसीजन रूल लिखना है, इसलिए हम यहाँ से नहीं कुछ फॉलो करते। हमने उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप डिसीजन रूल का करना है और फाइनल स्टेप आपका किसका होगा, कंक्लूजन का होगा। ठीक है, वो उसी तरह जिस तरह हमने अभी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैम किया ये है। क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंट है ना? हाँ इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक तीसरा कॉलम दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि शीप नंबर, पर्सन नंबर, कार नंबर, पेशेंट नंबर सेम है। ठीक है, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ ऐसा तो यहाँ होगा। पेपर में दे देंगी ना ऐसे? जी बेटे, जी पेपर में वैसे ऐसे देंगी ना कि ऊपर कोई नंबरिंग की होगी, 3 कॉलम्स 3 रोज होंगी, आप क्वेश्चन में कोई ऐसा कह देंगे कि अब देखें अभी हमने कल क्वेश्चन किया था बेल्टेड टायर्स और रेडियल टायर्स का। अब उसमें नंबर नहीं दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कार सेम है, जिक्र था कार्स आर सेम, यस मैम, ड्राइवर्स आर सेम। ठीक है ना, तो सेम का मतलब भी यही है कि वो 1 2 3 4 5 वो उतनी वही गाड़ियां हैं, उसमें कभी बेल्टेड टायर लगाए हुए, कभी उसमें रेडियल टायर लगाए हुए। अगरचे वो तीसरे कॉलम में उन्होंने नहीं डाला हुआ था 1 2 3, तो इसलिए पूरा ये पक्का पक्का ना कर दें कि मैं 1 2 3 लिखूंगी ऊपर, तो आपने वो समझना है। आप स्टेटमेंट देख के भी तो जज कर लो ना, तो इतनी भी ना स्पून फीडिंग में आपको कर दूंगी, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन दे दूंगा आपको, थोड़ा सा सोचने के लिए भी तो रख लेना काम। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं, हाँ अब मुझे बताएं टेस्टिंग के तीसरा वाला टेस्टिंग का क्वेश्चन भी आपको समझ आया, वो हमने कल कर लिया था और हमने अल्फा बीटा भी कल कर लिया था, तो टेस्टिंग हमारी होगी कंप्लीट। और आपने क्या पूछना है, कोरिलेशन और रिग्रेशन तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल होते हैं। ठीक है, और वो मेरे ख्याल है आपने कुछ पूछना है कोरिलेशन रिग्रेशन में से कि आप कर लोगे। मैम आपने कल का अपलोड नहीं किया था लेक्चर? हाँ वो मैं कल का और आप ये वाला ना दोनों अभी कर देती हूँ। ठीक है, अभी कर देती हूँ। जी मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और कोई बात पूछनी है क्योंकि हमारे पास रह गए हैं 2 मिनट। अगर आपने कुछ पूछना है तो हम दोबारा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर कुछ नहीं पूछना मैम तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हाँ मैम जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे? सिर्फ डेफिनेशंस होंगी या कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? सब जो सब पढ़ा है आपने, जो सब पढ़ा है आप अपने टेस्ट, हाँ जो आपके पास है ना सिलेबस, उसको सामने रख लो। जो जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनकी डिफाइन और उनके मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ हो सकते हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं। ठीक है, बस जितना से कोई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कुछ डेफिनेशंस ही ज्यादातर होंगी। ठीक है, ओके मैम। और रिग्रेशन टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन का दोबारा पूछें बेटा, क्या पूछें, क्या करा दूं, क्या करा दूं बेटा? टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन कल आप करवा रही थी ना, तो हाफ रह गया था, तो वो नेक्स्ट हाफ में रिग्रेशन। चलो फिर ये क्लास बंद करो और दोबारा ज्वाइन करो, इसी को यहीं पे मैं बंद कर रही हूँ, दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि 1 मिनट रह गया, फिर हम करते हैं उसको।